कर्नाटक से निकली आग अब 5 राज्यों में चुनावी मुद्दा बन चुकी है। आज यूपी में दूसरे चरण का प्रचार खत्म हुआ, जहां हर पार्टी ने पूरा जोर लगाया। ये फेज बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल है, क्योंकि इस फेज में मुस्लिम वोटर सबसे बड़ी भूमिका में है। दूसरे चरण की ये आखिरी जंग थी। हर पार्टी ने पूरा दम लगाया। 9 जिलों की गलियां नेताओं से पट गई। ये महाभारत है दूसरे पड़ाव को जीतने की। किसी को अपनी खोई जमीन पानी है, तो किसी को अपने किले को बचाना है। दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें 586 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, बिजनौर और अमरोहा जिलों की सीटों पर चुनाव है, तो रुहेलखंड इलाके के संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर जिले की सीटें हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव के गढ़ कन्नौज से हुंकार भरी और जमकर हमले किए। घोर परिवारवादियों को सपने दिखना बंद हो गए हैं। पता है क्यों? इसलिए कि उनकी नींद हराम हो गई है। वो लोग सोच रहे थे कि जातिवाद फैलाकर, संप्रदायवाद फैलाकर वोटों को बांट देंगे, लेकिन मुझे खुशी है कि यूपी के लोग माफियावादियों, दंगावादियों के खिलाफ एकजुट होकर वोट कर रहे हैं। यूपी के चुनाव में दूसरा फेज बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरे चरण में जिन इलाकों की सीटों पर चुनाव है, उन पर मुस्लिम वोटर काफी माने जाते हैं। सहारनपुर जिले में 41.95%, बिजनौर में 43.04%, अमरोहा में 40.04%, संभल में 32.88%, मुरादाबाद में 50.80%, रामपुर में 50.57%, बरेली में 34.54%, बदायूं में 23.26% और शाहजहांपुर में 17.55% मुस्लिम आबादी है। यहाँ जाट और मुस्लिम वोटरों के साथ साथ कुर्मी और लोध वोटर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। यही वजह है कि भले ही यहाँ बीजेपी ने पिछले चुनाव में बाजी मारी हो, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यहीं से सबसे ज्यादा टक्कर दी। 55 सीटों में से बीजेपी को 40% वोट के साथ 38 सीटें हासिल हुई थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 28% वोट के साथ 15 सीटें और कांग्रेस को 8% सीटों के साथ 2 सीटें हासिल हुई थी। बीएसपी यहां एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। यहां मुस्लिम मतदाताओं का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एसपी और कांग्रेस को मिली 17 सीट में 11 उम्मीदवार मुस्लिम जीते थे। भाइयों बहनों, 5 साल पहले बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, रामलीला का आयोजन नहीं हो सकता था, पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था। आज कोई प्रदेश में दंगा करने का दुस्साहस कर पा रहा है क्या? क्योंकि दंगाई को मालूम है, दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, भरपाई नहीं कर पाएगी और उल्टा उसके फोटो के बैनर लग जाएंगे जगह जगह चौराहे पर कि यह दंगाई है, इससे सावधान रहिए। बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे के साथ मैदान में है। उनके भाषणों में दंगा है, पलायन है, अपराध है, हिंदुत्व है। सीट कोई भी हो, जिला कोई भी हो, बीजेपी का हर नेता अखिलेश सरकार को इन मुद्दों पर घेरना नहीं छोड़ता। जिनकी राजनीतिक बुनियाद अपराध, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार पर टिकी हो, वो कभी सुधर नहीं सकते।
आप देखिए कैसे कैसे उम्मीदवारों को इन लोगों ने टिकट दिया है। इनके ज्यादातर उम्मीदवार हिस्ट्री सीटर हैं और उनकी तो हालत ऐसी है, कई लोग तो जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। ये वही इलाका है जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, जिसकी एक बड़ी वजह मुस्लिम वोटर का यहां निर्णायक होना है। 2017 में जहां एसपी कांग्रेस के साथ मैदान पर थी, तो वहीं 2019 में बीएसपी के साथ मैदान पर उतरी थी। लेकिन इस बार बीजेपी की 4 विरोधी पार्टियां मुस्लिम कार्ड के साथ मैदान में हैं, जहां ओवैसी भी निर्णायक भूमिका में है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी उठाना चाहती है। 9 जिलों की 55 सीटों पर 77 मुस्लिम उम्मीदवार 4 अलग अलग पार्टियों से चुनाव मैदान में हैं। इन 55 सीटों पर एसपी गठबंधन के 18, बीएसपी के 23, कांग्रेस के 21 और ओवैसी की पार्टी के 15 मुस्लिम उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि बीजेपी ने किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। ये पहला चुनाव है जब एसपी की ओर से आजम खान नजर नहीं आ रहे। ऐसे में बीजेपी के बयानों में कब्रिस्तान आ चुका है। समाजवादी पार्टी के विकास की बात करते हैं। मैंने पूछा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से, वे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मैंने उनसे पूछा कहीं विकास कराए हो? किसको विकास कहते हैं? उन्होंने कहा हमने भी विकास कराया। मैंने कहा कहां विकास कराया? उन्होंने कहा कि आपने मेडिकल कॉलेज बना दिया, आपने सड़क बना दिया, आपने बिजली दे दी। मैंने कहा ये तो हमने किया क्योंकि हमारी जवाबदेही थी, लेकिन तुमने क्या विकास कराया है? उन्होंने कहा विकास हमने भी कराया है। मैंने कहा कौन सा विकास कराया है? उन्होंने कहा हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री कैसे बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी जो आजम खान साहब काम करना चाहते थे, जिस तरीके के यूनिवर्सिटी बनाने का काम हुआ, उनकी जो सोच है तरक्की की कि यहाँ के लोग पढ़ लिख जाएं, आगे की पीढ़ी पढ़ेगी, जो यहाँ का विकास है, जो खुशहाली लाने का काम उन्होंने रामपुर में किया, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और इस बार रामपुर की जनता ये जो विकास, खुशहाली, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, उनका योगदान जो हुआ है उसके पक्ष में, और भारतीय जनता पार्टी ने जो अन्याय किया उसके खिलाफ मतदान करने जा रही है। चुनाव से पहला मुद्दा हिजाब का उठा है। ऐसे में पश्चिमी यूपी की सियासत तुष्टीकरण बनाम ध्रुवीकरण हो गई है। जयंत चौधरी के साथ गठबंधन कर चुके अखिलेश जहां हिजाब पर खुलकर बोलने से बच रहे हैं, तो ओवैसी लगातार हिजाब की हवा में जमकर बयान दे रहे हैं। कर्नाटक में हिजाब को लेकर तो कंट्रोवर्सी है। सिर्फ कर्नाटक में हिजाब को लेकर तो कंट्रोवर्सी है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। कर्नाटक में हिजाब को लेकर तो कंट्रोवर्सी है। सिर्फ कर्नाटक में हिजाब को लेकर तो कंट्रोवर्सी है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। उनसे जब पूछा गया तो उनको सुना ही नहीं दे रहा है। बोले ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। यानी लफ्ज मुसलमान अगर आपके कान के और दिल में नहीं पहुंच रहा है तो क्या पैगाम दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के आप अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को? गलत पैगाम जा रहा है। दूसरा फेज बीजेपी के लिए आसान नहीं है। वहीं एसपी और बाकी पार्टियां भी इस मौके को भुनाने में लगी हैं। आज तक ब्यूरो। 14 फरवरी को गोवा और उत्तराखंड में भी मतदान होना है। गोवा की 40 और उत्तराखंड की 70 सीटों पर यह मतदान होगा, जिसके लिए हर पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है। बीजेपी को यहां दोनों राज्यों में अपने किले को बचाना है, तो वहीं विरोधी सेंधमारी के लिए तैयार है। सवाल 70 सीटों का है। सवाल देवभूमि पर नए उत्तराधिकारी का है। 600 से ज्यादा प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। करीब 83 लाख मतदाताओं को अपना फैसला सुनाना है। बीजेपी को अपना दुर्ग बचाना है, तो वहीं कांग्रेस को अपनी खोई जमीन पानी है। ऐसे में हर पार्टी ने अपना जोर लगा रखा है।
इस सियासत में इस बार आम आदमी पार्टी ने भी तड़का लगाया है, जो पहली बार उत्तराखंड की जमीन पर अपनी किस्मत आजमा रही है। आज प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्रप्रयाग का रुख किया, जहां की जमीन से वो जमकर गरजे। टारगेट पर कांग्रेस थी, मुद्दों की लंबी फहरिस्त थी। वो लोगों को वैक्सीन के लिए गुमराह करते थे। ये नहीं चाहते थे कि वैक्सीन का कवच पाने के बाद रोजगार और उद्योग धंधे फिर से चल पड़े। आप उधम सिंह नगर के लोग तो अच्छी तरह समझते हैं कि इन्होंने कितना खतरनाक खेल खेला, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जानते हैं क्या थी? ये सोचते थे कि सब कुछ पटरी पर आ जाएगा तो ये मोदी को गाली कैसे देंगे। कांग्रेस पार्टी की दशकों से एक ही पॉलिसी रही है, चुनाव में वादे करो, बड़े बड़े वादे करो, सरकार बनाओ, और फिर वादे नहीं घोटाले करो, भ्रष्टाचार करो। सीएम धामी के इलाके खाटिमा की गलियों में प्रियंका गांधी घूमी, तो वहीं योगी आदित्यनाथ भी टिहरी की जमीन पर गरजे। किसी ने विकास का मुद्दा उठाया तो किसी ने कांग्रेस की खामियां ढूंढनी शुरू कर दी। कांग्रेस यहाँ की पहचान को समाप्त करने की कुछ से चेष्टा कर रही है। उनका मैनिफेस्टो इसका उदाहरण है, उनके नेताओं के बयान इस बात के उदाहरण है। ये देवभूमि के रूप में ही रखना चाहिए, और इसमें मुझे लगता है कि यहाँ की आस्था का सम्मान होना चाहिए। कैसा धर्म है ये? कैसा धर्म है ये इनका? सबसे बड़ा धर्म एक नेता का क्या होता है? जनता की सेवा, जनता की सुविधा, जनता का विकास। और आज तमाम भाजपा के नेता आपके मुख्यमंत्री से शुरू होकर देश के प्रधानमंत्री तक सिर्फ अपने विकास के बारे में सोच रहे हैं। बीजेपी ने अपने सारे दिग्गज चुनाव प्रचार में उतार दिए। अमित शाह ने गंगा आरती में हिस्सा लिया, वहीं सुबह से ही उत्तराखंड के अलग अलग सीटों से हुंकार भरी। राजनाथ सिंह कपकोट सीट से कांग्रेस पर वार करते नजर आए। आज आपके सामने जब कांग्रेस के नेता वोट मांगने आए तो देवभूमि के वासियों ये जरूर पूछना कि रामपुर तिराहा पर हमारे बच्चों पर गोली किसने चलाई थी। जब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आई और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार आई, तो बहनों भाइयों, जो आपको विशेष दर्जा मिला हुआ था उत्तराखंड राज्य को, उसको समाप्त करें। इस बार उत्तराखंड का खेल आसान नहीं है। बीजेपी जहां 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल चुकी है, तो वहीं हरीश रावत चुनाव से पहले बागी हो गए थे। वहीं आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की जनता के लिए नया विकल्प लेकर आई। विपक्ष मुद्दा विहीन है और लोगों ने मन बना लिया है। ऐसी सरकार उत्तराखंड के अंदर चाहते हैं, डबल इंजन की सरकार। जो सरकार मोदी जी की सरकार साथ चले, उनकी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाए, उत्तराखंड को तेज गति से विकास के रास्ते पर और आगे बढ़ाए, ऐसी सरकार भाजपा दे सकती है। किया है, करती है, करेगी सिर्फ भाजपा। भाजपा जो है स्थानीय मुद्दों से बचना चाहती है, और मैं चाहता हूं कि चुनाव उत्तराखंड के हित में और देश के हित में एक ट्रेंड सेटर होना चाहिए, जिसमें स्थानीय मुद्दों पर जनता फैसला करे। यदि कांग्रेस ने अच्छा किया है अपने कार्यकाल में, यदि हरीश रावत ने अपने कार्यकाल में अच्छा काम किया है, हरीश रावत को पुरस्कृत करे उत्तराखंड। और यदि भाजपा ने अच्छा किया है तो ऑफ कोर्स भाजपा उसका फायदा उठा सकती है। इस घमासान के बीच धामी ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ऐलान कर बड़ा सियासी दांव खेल दिया। बहरहाल 14 फरवरी को होने वाले मतदान में तय हो जाएगा कि उत्तराखंड की जनता किसके साथ है, किसके वादों में विश्वास करती है और किसके दावे जमीनी हकीकत में दिखते हैं। आज तक ब्यूरो।